Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This is Unit 1 Lecture 2 of Indian Economy Course. तो हम सर Unit 1 Lecture 2 पर आ गए हैं। सभी लोग नोटबुक और पेन के साथ तैयार हैं या नहीं? अपनी नोटबुक में डाल लीजिए Unit 1 Lecture 2। जीडीपी के आगे हम जो पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है आज हम कवर करेंगे कि जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सही है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो सर हम जीडीपी एंड जीएनपी की मीनिंग समझ चुके हैं। जिन लोगों ने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है, आई एम सीरियसली सजेस्टिंग देम कि आप वाला लेक्चर जरूर देखिए, वही बेस है। अब हम उसके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इनकम मेथड भी देखेंगे, सारे मेथड देखेंगे ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट ईयर, ये हम बताए थे। अब हम आपको ये लिखवाना चाह रहे हैं, आप उसमें ही ऐड कीजिए कि ये देता कौन है। इट इज डन बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामी इंप्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंदर जो NSO आता है वो करता है जीडीपी की कैलकुलेशन। ठीक है, पहले कौन करता था सर? पहले CSO करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब NSO को CSO को NSSO के साथ मिलाकर बना दिया गया है NSO। मतलब CSO को नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर दिया गया है और एक नई चीज क्रिएट गई है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सर वही अब करता है जीडीपी की पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, तो मॉस्पी ये मिनिस्ट्री है और डन बाय दिस ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। करेक्ट और नॉट? इतना समझ में आया? देख लीजिए सर, फाइनेंशियली इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा 1867 में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इंफॉर्मेशन, ये दो इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया आपने। तो सर रिसेंटली ये हुआ था, NSO बनाया गया है, CSO और NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए आप। इन दोनों को मर्ज करके NSO बनाया गया। पिछले क्लास में हमने बेस ईयर पढ़ा था, आज बेस ईयर में इंक्लूड कर लीजिए कि बेस ईयर फॉर द जीडीपी कैलकुलेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम 2004 से 2005, 2004-5 से 2011-12 चेंज कर दिया गया था। बेस ईयर अब क्या है सर? 2011-12। कब चेंज किया गया है सर? 2014-15 में। तो सर बेस ईयर 2004-5 था पहले, अब बेस ईयर 2011-12 है और ये 2011-12 कब किया गया है? 2014-15 में। तो ये इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए। दूसरी सर, बेस ईयर होता क्या है सर? बेस ईयर इज एनी स्टैंडर्ड ईयर चूजन फॉर मेकिंग कंपैरिजन बाय मेजरिंग जीडीपी और अ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो मैंने बताया था ना आपको, पूरा A और B प्रोडक्ट लिए थे हमने, दो गुड्स लिए थे, फिर पूरा हमने कैलकुलेशन किया था। तो 2011-12 को हमने बेस प्राइस मानकर ही हमने 2019-20 की जीडीपी कैलकुलेट की थी, जिसे हम रियल जीडीपी कहते थे। यस और नो? सर रिवाइज हो रहा है ना आपका? और ये बेस ईयर में जो ईयर चूज करते हैं, 2011-12 ही क्यों चूज किया गया? सर ऐसा ईयर चूज करते हैं जो नॉर्मल ईयर हो। सर नॉर्मल ईयर का मतलब होता है कि उसमें कोई वॉर ना हो, कोई सूखा ना पड़ा हो, ड्रॉट या तो बम्पर प्रोडक्शन होगा। सर यहाँ पे ये प्रोटेक्शन लिखा है, प्रोडक्शन। उस ईयर में बम्पर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। यानी तीन चीजें सर, वॉर नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं पड़ना चाहिए, अकाल, और ये वहां पर बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए इस ईयर में। उस ईयर को बोलते हैं नॉर्मल ईयर। तो बेस ईयर समझ में आए नहीं? ये तीन इंफॉर्मेशन जल्दी से अपनी कॉपी में, नोटबुक में ऐड कर लीजिए। यस, ओके। अब शुरुआत करते हैं सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे आज। देखिए सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम इकोनॉमी को हमें पढ़ना है, और सिंप्लीफाइड जो मॉडल मैं समझाने वाला हूं इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। तो सर ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, मान लीजिए, समझिएगा सर, अब यहां से समझना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि पूरे देश में केवल फर्म्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, फर्म्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं। फर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कौन करता है? हाउस होल्ड्स। दिस इज स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड। ए एंड बी आर क्लियर और नॉट? तो सर फर्म्स क्या करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा और उस पर स्पेंडिंग करेंगे। यहां पर एक अजम्पशन है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करती है वो सारा कंज्यूम कर लिया जाता है
हाउस होल्ड्स के द्वारा। ठीक है सर, ये फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्या है सर, ये हम देखते हैं। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि सर लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर चार चीजें हैं, तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर लेबर को बदले में क्या मिलेगा? जब लेबर काम करेगा उसको वेज मिलेगा, इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो यहां वाले क्या है सर? फैक्टर पेमेंट। और यहां पर क्या है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वे लेबर जब काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। बिल्कुल सर। लैंड का क्या मिलेगा हमको? हमेशा रेंट मिलेगा। कैपिटल का क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा? उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो सर चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और चार फैक्टर पेमेंट है। लेबर को मिलेगा वेज, लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल में मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट्स। इतने क्लियर है या नहीं? चार फैक्टर प्रोडक्शन यहां पर आ जाएगी सर। तो सर जो हाउस होल्ड होंगे, जो यहां पर एम्प्लॉयड होंगे सर, वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं अपनी, यानी फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। यहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो अपनी क्या दे रहे हैं सर? फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है सर? फैक्टर पेमेंट मिल रहा है सर। ये चार चीजें समझ में आई या नहीं? तो सर पूरी इकोनॉमी में फर्म्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स में जो लोग होंगे, लेबर होंगे, वो सब काम कहां कर रहे हैं? फर्म्स में काम कर रहे हैं। उनको उनका क्या मिल रहा है? वो फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, इसलिए उनको फैक्टर पेमेंट मिल रहा है। फर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। और इन सभी जितनी भी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, सारी कंज्यूम कर ली जाती है हाउस होल्ड्स के द्वारा, यानी स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स। ये डायग्राम फ्लो ऑफ इनकम क्लियर है या नहीं? तो सर ए बी सी डी ये क्लियर है या नहीं? सर अब हमको जीडीपी निकालनी थी। तो सर जीडीपी क्या थी? द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन वन ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट नेशन। तो सर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सर यही तो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हम बी की ही तो बात कर रहे हैं सर। तो सर बी जीडीपी इज इक्वल टू, जितना बी आएगा उतना जीडीपी होगी बी, करेक्ट और नॉट? यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं सर। तो फर्म्स जितनी भी हैं हमने सारी इंक्लूड कर ली, इकोनॉमी में जितनी फर्म्स हैं यहीं पे हैं, उन सभी ने जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया तो वही तो जीडीपी है एक्चुअली। तो वही बी के बराबर हुआ या नहीं सर? और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, उन सब हाउस होल्ड ने उसको कंज्यूम कर लिया, स्पेंड कर दिया पूरे गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सर ये जो स्पेंडिंग है ये क्या है सर? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है पूरा एक्सपेंडिचर कर दे रहा है हाउस होल्ड। तो सर ये स्पेंडिंग इसके बराबर होगी या नहीं होगी? तो जितनी भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वही उतनी तो स्पेंडिंग करेगा हाउस होल्ड सारे मिलाकर। तो सर ये जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला जाए तो वो ए के बराबर होगा या नहीं? दोनों बराबर होंगे या नहीं? ए और बी दोनों बराबर होंगे या नहीं? तीसरी चीज सर, जितनी हम सर्विस दे रहे हैं, हाउस होल्ड जितनी सर्विस दे रहे होंगे सर, उनको जितना भी फैक्टर पेमेंट मिल रहा होगा, जितना मिल रहा होगा उतना ही तो स्पेंड कर रहे होंगे, यानी जितना उनके पास इनकम आएगा उतना ही स्पेंड करेंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमने फैक्टर सर्विस दी उसको प्रोड्यूस करने में, जितना भी प्रोड्यूस करने में हम सर्विस दिए हैं तो उतना ही फैक्टर सर्विस तो आएगा सर। यानी जितने का हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उतने का ही हमको फैक्टर पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिला के, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, सब लोग मिलाकर जितना भी फैक्टर पेमेंट होगा कुल कितने के बराबर होगा सर? गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर होगा नहीं? और जितनी इनकम आएगी सर, जितनी भी फैक्टर इनकम आएगी वो सब किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में चली जाती है, यानी स्पेंडिंग के बराबर होगा, है ना? तो ये किसके बराबर सर? सी के बराबर है। तो या तो आप इनकम मेथड यानी फैक्टर पेमेंट निकालिए कि कितना ये लोग कमा रहे हैं हाउस होल्ड, या कितना खर्च कर रहे हैं, या फर्म्स कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है। तीनों जीडीपी कहलाएगा या नहीं होगा? करेक्ट और नॉट? अगर ये करेक्ट है तो तीनों बराबर होंगे, ये भी आप समझ गए हैं। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमने कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है सर? कि फर्म्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी हाउस होल्ड पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे। इतना क्लियर है या नहीं? इसका मतलब सर
ए से निकालो, यानी इससे निकालो, स्पेंडिंग निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालो, या प्रोडक्शन मेथड से निकालो, या इनकम मेथड से निकालो, तीनों मेथड में जीडीपी बराबर आएगी। सर ये मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, यानी सिंपल इकोनॉमी एकदम हम लेकर चल रहे हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। लेकिन सर अगर हम आज की इकोनॉमी की बात भी करें तो ये मैक्रो इकोनॉमिक जो मॉडल है दिस होल्ड्स गुड, यानी आज भी हम अपनी जीडीपी इंडिया की निकालें, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी में भी निकालें, तो प्रोडक्शन मेथड से जितनी भी जीडीपी आएगी वो एक्सपेंडिचर मेथड के बराबर होगी और इनकम मेथड के भी बराबर होगी। यानी तीनों मेथड से जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है, तीनों मेथड से बराबर आएगी जीडीपी। तो सर मैंने आपको मॉडल से इकोनॉमी समझाई है, यानी एक मॉडल लिया पहले सिंप्लीफाइड मैनर में, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी आप अगर रख लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर, यही आउटकम आएगा जो इस मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में आ रहा है। तो सर जीडीपी कैलकुलेट करने के तीन तरीके, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आइए इन तीनों मेथड को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, सर मान लीजिए पूरी इकोनॉमी में दो लोग हैं, कौन कौन से, एक फार्मर है और एक है बेकर। सर फार्मर जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपीज की, जिसमें वो कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रहा, उसका अपना ही लेबर है, अपना ही रॉ मटेरियल है, सब कुछ उसका अपना है, ठीक है, वो किसी से परचेज नहीं कर रहा है, जो उसके पास है वही बीज वो बो दे रहा है, कोई रॉ मटेरियल खरीद नहीं रहा वो, ठीक है सर। तो मान लीजिए वो 100 रुपीज का सर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस बेकर को क्या बनाना है सर, ब्रेड बनानी है। इसको ब्रेड बनानी है तो इसको वीट की जरूरत पड़ेगी। इसने इस फार्मर से 50 रुपए का वीट परचेज किया और फाइनल जो ब्रेड बनाई थी वो थी 200 रुपए की, यानी उसने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, उसमें केवल एक रॉ मटेरियल यूज किया। क्या सर रॉ मटेरियल था, 50 रुपए का वीट जो कि उसने फार्मर से परचेज किया, और उसने 200 रुपए का ब्रेड बनाया, ठीक है। अब बताइए सर जीडीपी कितनी होगी। तो जीडीपी क्या होता है सर, द टोटल द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। तो मान लीजिए पूरे एक साल में 100 रुपए का वीट प्रोड्यूस हुआ है और 200 रुपए का ब्रेड प्रोड्यूस हुआ है। तो सर वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा सर, 100 सर इसका आप निकालेंगे गुड का, और इस गुड का कितना हो जाएगा प्लस 200, तो सर जीडीपी कितनी आएगी 300 रुपए। यहीं पर आप मात खा गए, क्यों सर, क्योंकि 100 रुपए में ये 50 रुपए तो पहले से इंक्लूडेड है और इस 200 में भी 50 रुपए इंक्लूडेड है। सर 2 बार आपने 50 रुपए इंक्लूड कर लिया, तो सर मिस्टेक कर गए ना डबल काउंटिंग की। तो सर ये 300 रुपए जीडीपी नहीं है, इससे कम है, बहुत ही आपने हाई करके जीडीपी बना दी है, बहुत ही ज्यादा ऊंची। क्यों सर, क्योंकि आपने डबल काउंटिंग की एरर कर दी है। इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो सर हम क्या करें अब, तो सर जीडीपी कैसे निकालिए आप जीडीपी निकालिए कि लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया है, केवल क्या निकालिए सर, वैल्यू एडेड, दिख रहा है सर। तो आप सिर्फ निकालिए कितना वैल्यू ऐड किया गया है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है सर, कि फार्मर ने कुछ रॉ मटेरियल यूज नहीं किया था, 100 रुपीज की वैल्यू क्रिएट की, तो सर वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज व्हाट 100 रुपीज। लेकिन सर इस बेकर ने 50 रुपए का वीट यूज किया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड ना, 50 रुपए का उसने किसी से खरीद कर यूज किया और 200 रुपए का क्या बनाया, ब्रेड बनाया। तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की, कितनी ऐड की सर 150, है ना। इसको घटा देंगे इंटरमीडिएट गुड को तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा ना, तो कितना 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो इसने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, इसने 150, तो जीडीपी कितनी है 250 रुपए की। तो सर जीडीपी एक्चुअल कितनी थी 250 रुपए की, लेकिन हम डबल काउंटिंग की एरर करके कितना निकाल रहे थे 300 रुपए। कहने का मतलब सर हमको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना हर फर्म ने वैल्यू ऐड किया है। तो सर हम क्या करें, मान लीजिए एक फर्म है i = 1, यानी एक कोई फर्म है उसका नाम है 1, दूसरी फर्म है जिसका नाम है 2, तीसरी का 3, 4, 5 अप टू n।
तो सर पहली फर्म ने जितना ग्रॉस वैल्यू, जितना वैल्यू एडिशन किया उसको हम बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म 1। ठीक है, तो उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा फर्म 1, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो उसमें उसने कितना वैल्यू एडिशन किया है उसको हमने काउंट कर लिया GV1, यानी ग्रॉस मतलब एग्रीगेट जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी फर्म जितना प्रोड्यूस कर रही है उसको रख लीजिए आप GV2, GVA2, GVA3 अप टू GVAN। जो nth फर्म होगी उसने भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया, उसका भी इंक्लूड हो गया। यानी हम सर क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ GVA I, यहां पर I लिख लीजिए, I इक्वल टू 1 से n। क्या ये GDP होगी या नहीं होगी? सर सभी का, सभी जितनी भी फॉर्म्स हैं सभी का हमने ग्रॉस वैल्यू ऐड कर दिया। तो सबने जितना जितना वैल्यू ऐड किया हमने सबको ऐड कर दिया, तो पूरी कंट्री का क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड दिस GDP इज बाय प्रोडक्शन मेथड। क्यों सर? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो मेथड ए हमने देखा था ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ये ए है सर। ए क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो सर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं सारे फर्म्स के द्वारा हमने उन सबको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या कैलकुलेट किया, केवल वैल्यू एडिशन। तो उन्होंने कितना वैल्यू ऐड किया, नहीं तो हम डबल काउंटिंग की एरर कर जाएंगे, जैसे कि मैंने समझाया। या तो सर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐसे, या तो आप क्या कीजिए, पूरा आउटपुट ले लीजिए। यानी 200 रुपए की ब्रेड थी तो आप 200 रुपए की ब्रेड ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या माइनस कर दीजिए, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या था, 50 रुपए का व्हीट, ऐसे कर लीजिए। प्लस फार्मर ने 100 रुपए का वैल्यू प्रोड्यूस किया, उसने रॉ मटेरियल 0 का यूज किया, ऐसे भी आप निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 250। करेक्ट और नॉट? तो सर या तो आप वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, क्योंकि सर वैल्यू एडेड क्या होगा, आउटपुट, माफ कीजिएगा, तो वैल्यू एडेड क्या होगा सर, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट जो गुड होंगे उनको माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू एडिशन निकल आएगा। या तो आप सबकी वैल्यू एडिशन जोड़ लीजिए कि किसने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है, या तो आप सबका ऐड कर लीजिए कि कितना आउटपुट, कितना रुपए का उसने प्रोड्यूस किया, उसमें इंटरमीडिएट गुड कितना था, तो इसको माइनस करते जाइए। निकाल तो आप वैल्यू एडिशन ही रहे हैं फिर भी, तो वैल्यू एडिशन को लिख सकते हैं ना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। करेक्ट और नॉट? तो प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर हमको प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एकदम क्लियर है। तो आगे बढ़ें, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, आपका क्लियर है या नहीं। कुछ लोग लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखते हैं। अब यहां पे समझते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो हमारे 3 सेक्टर हैं सर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो उनका क्या शेयर है, तो देखिए आप 2012-13 से यहां तक देखिए 2018-19, ये 2019-20 जो मैंने खुद से बनाया, उसमें 15%, 15.2% इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, 29.6 is added by secondary sector like industries। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज, एंड 55.2% is added by टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर ने कितना ऐड किया, 55.2। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी जीडीपी का मोस्ट ऑफ द शेयर किससे आता है सर, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं नॉर्मली। गॉट इट और नॉट? तो सबसे लीस्ट अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को तो वो कौन सा सेक्टर है सर, प्राइमरी सेक्टर। उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। सेकेंडरी सेक्टर फिर भी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 26.6 से 29.6, यहाँ पे 54 था 55.2, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है सेकेंडरी सेक्टर की। हमको बहुत मजबूत करना है, पर हमारा प्राइमरी सेक्टर भी मजबूत होना चाहिए। यानी जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनमें सर्विस सेक्टर, इंडिया के केस में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। देख रहे हैं ना आप शेयर, ये चार्ट क्लियर है या नहीं, ये लेटेस्ट चार्ट है अभी। अब आते हैं सर एक्सपेंडिचर अप्रोच पे, कि सर खर्चीले जो सेकंड मेथड था बी, उसमें समझते हैं कि एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर बहुत ही बेहतरीन मेथड है, लेकिन इसको समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो समझ जाएंगे आप अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाइएगा और चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा गया है, पर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूं। बहुत अच्छा लिखा है एनसीईआरटी वालों ने भी। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी क्या है,
तो सर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेते हैं तो हमको फ्लो ऑफ इनकम देखा था आपने, एक मिनट, ये फ्लो ऑफ इनकम देखिए सर क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है ये फर्म, उन सब पर पूरा हाउस होल्ड क्या कर दे रहे हैं, सारी स्पेंडिंग कर दे रहे हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है, यही तो चेक करना है हमको कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर प्रोड्यूस्ड हुए हैं उन पे कितना खर्च कर रहे हैं लोग। तो या तो उनको प्रोडक्शन देख लें या तो उन पर जितना खर्च हो रहा है वो देख लें। आप सब दिमाग लगाइएगा, तुरंत समझ जाएगा आपको, आप कीजिएगा। तो सर अब क्या निकाला एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखिए सर, मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, और कंज्यूम करने वाले कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस गुड्स एंड सर्विसेज को कौन कौन कंज्यूम कर रहा है। सर देखिए, हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे होंगे, एकदम करेक्ट, फर्म्स जो हैं वो कंज्यूम कर रही होंगी, गवर्नमेंट भी कर रही होगी इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम, और जो बाहर वाले लोग हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं वो हम इसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी वहां पर कंज्यूम कर रहे होंगे। यानी जो एक्सपोर्ट है बाहर के लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी फॉरेनर्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ये बात क्लियर है या नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर पैदा हो रहा है उसको ये चार लोग कंज्यूम कर रहे होंगे या नहीं, करेक्ट और नॉट, समझिएगा सर एकदम ढंग से। मान लेते हैं कि जो ये हाउस होल्ड है ये टोटल जितना कंज्यूम करता है वो सी है, सी मतलब सर टोटल जितना कंज्यूम करता है, यानी सर ये घर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूम करता है, प्लस जो बाहर से इंपोर्ट करके गुड्स एंड सर्विस आती है वो कितना कंज्यूम करता है। यानी मान लीजिए अगर 100 रुपए का टोटल कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज ये हाउस होल्ड, उसमें सर अपने देश के जितने हैं वो मान लीजिए 60 हैं, यानी 60 अपनी कंट्री से जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसको कंज्यूम करता है। अब बाहर से जो इंपोर्ट होके आए हैं वो हैं 40, तो बाहर से जो इंपोर्ट होके आए वो है 40, वो 40 वहां पर कंज्यूम करता है। तो सर हमको केवल इसका निकालना है ना कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कितने कंज्यूम कर रहा है, तो हमको ये इंपोर्ट जो किया है उसको माइनस करना पड़ेगा, जो हाउस होल्ड बाहर वाले इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट। तो सर ये अगर सी कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड है तो सी में इंपोर्ट माइनस कीजिए M1, जितना इंपोर्ट वो कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का अपने कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड, उसको माइनस कीजिए, तभी तो पता चलेगा सर कि यहां पर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं उस पे कितना ये कंज्यूमर जो है हाउस होल्ड है खर्च कर रहा है। क्योंकि हमको क्या निकालना है कि इंडिया में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है, उन पर कितना खर्च हो रहा है। तो सर उन पर क्या खर्च हो रहा होगा, टोटल जो कंज्यूमर कर रहा है यहां पर भी और बाहर पे भी, उसमें बाहर वाला माइनस कर दीजिए। ऐसे ही सर जो फर्म्स हैं, जैसे इस एक फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसमें कैपिटल गुड्स भी होंगे, वो कैपिटल गुड्स जो होंगे वो कोई दूसरी फर्म जो होगी इंडिया में ही वो भी कंज्यूम कर रही होगी उसका, और बाहर जो लोग होंगे उसको भी कंज्यूम कर रही होगी। यानी मान लीजिए एक फर्म है जिसका नाम है रिलायंस, तो सर जो रिलायंस है वो घर में बने हुई मशीन्स का भी यूज कर रही है और बाहर जो बनी है मशीन्स उसका भी यूज कर रही है। तो मतलब अगर टोटल वो आई यूज कर रही है, सर यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। सर ये क्या था, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, यानी टोटल कंजम्पशन माइनस इंपोर्ट का M1 जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस जो ये फर्म है वो इंडिया में बनी हुई गुड्स कैपिटल गुड्स मशीन्स का यूज कर रही होगी और बाहर से जो एक्सपोर्ट करके वो लेकर आएगी, जो इंपोर्ट करके लेकर आएगी उसका भी कंज्यूम करेगी। यानी सर मान लीजिए वो टोटल आय है, आय इज टोटल कि कितना फर्म एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे इंडिया पे प्लस अब्रॉड पे, तो अब्रॉड वाला जो इंपोर्ट करके लाए हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, तो I माइनस M2। तो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें फर्म्स कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो ये निकल कर आया या नहीं। लाइकवाइज दिस, जैसे हमने कंजम्पशन निकाला था एकदम सेम। सर सेम विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टोटल अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्च कर रही है और बाहर पे कितना खर्च कर रही है, वो कैपिटल G है, लेकिन उसमें बाहर वाला माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए वो M3 है, जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करके बाहर से लाती है गुड्स एंड सर्विसेज उसका कंजम्पशन कर रही है वो M3 है, उसको हटा दीजिए, प्लस
सर जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेनर्स हमारा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी तो जोड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमको निकालना है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लोगों ने कितना खर्चा किया, तो फॉरेनर्स ने भी कुछ खर्चा किया तो वो भी ऐड होगा, यानी एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे। मान लीजिए एक्सपोर्ट्स इज ई, मैं दोबारा लिख देता हूं आगे, तो सी माइनस M1 प्लस I माइनस M2 प्लस G माइनस M3 प्लस एक्सपोर्ट, ये निकल कर आया सर। अब ये C प्लस I प्लस G एक साथ ले लीजिए और एक्सपोर्ट माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3, सर यही तो टोटल इंपोर्ट है, तो इसको I लिख दीजिए इंपोर्ट। सर I मत लिखिए, M लिख लीजिए, M इज फॉर इंपोर्ट। तो सर क्या हो जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस E माइनस M। सर इसी को तो बोलेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोल दीजिए X, नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सर क्या निकल के आ जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन यहां पर C क्या है सर, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, टोटल कंजम्पशन, यानी अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे भी और बाहर वाले पे भी। क्योंकि हमने यहां पर देखिए इंपोर्ट माइनस किया है ना, तो पूरा समझ में आ रहा है यहाँ पे इंपोर्ट माइनस क्यों होते हैं। सर क्यों होते हैं माइनस, क्योंकि हमको केवल कितना निकालना है कि हमारे जो इंडिया की बाउंड्री के भीतर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है उस पर कितना खर्चा हो रहा है। समझ आया या नहीं सर? एकदम क्लियर है या नहीं? सोच लीजिए, आराम से बैठ लीजिए, आराम से 2 मिनट पॉज कर दीजिए वीडियो, सोच लीजिए, लेकिन समझ आना चाहिए। सर निकालना क्या है कि हमारे इंडिया के भीतर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उस पर कितना खर्चा हुआ। करने वाले 4 लोग हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। लेकिन सर जो हाउस होल्ड है वो इंडिया का भी खा रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, तो बाहर वाला माइनस किया हमने, तो उसका इंपोर्ट माइनस किया। फिर इन्वेस्टमेंट जो फर्म से बाहर सी मशीन्स भी ला रही हैं उसको माइनस किया, गवर्नमेंट भी बाहर खर्चा कर रही है उसको भी माइनस किया। तीनों को जो माइनस किया वो टोटल इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट को माइनस कर दिया हमने। यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही तो है। क्लियर और नॉट? एक्सपेंडिचर मेथड इज क्लियर और नॉट? तो सर अगर ये बात है तो मान लेते हैं कि जो जीडीपी है वो यही तो है सर, कि कितना पूरा कंजम्पशन हुआ प्लस कितना इन्वेस्टमेंट प्लस कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही तो है जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सर मान लेते हैं यही चीज जो ये है, सर ये किसके इक्वल होना चाहिए सर? मान लीजिए सी है कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड जितना कंज्यूम करते हैं प्लस कुछ वो बचाते भी होंगे, रियलिस्टिक इकोनॉमी में जाएंगे तो क्या सर कुछ बचा भी तो रहे होंगे। मान लीजिए वो एस है सेविंग्स और प्लस कुछ टैक्स भी दे रहे होंगे, सर टोटल जीडीपी जितनी आएगी वो टोटल इसी के बराबर तो आनी चाहिए ना, करेक्ट और नॉट? तो सर कंजम्पशन से कंजम्पशन काट दीजिए, सर ये क्या निकल के आएगा, तो आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी, इसको यहां ले आए सर, प्लस ई माइनस एम इज इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी ये 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कोई हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमने ओपन कर ही नहीं रखी है, बाहर से कोई हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो ये भी 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो जितना भी हाउस होल्ड सेव करेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। तो सर बैंकों में हाउस होल्ड ने सेव किया उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, फर्म्स क्या करेगी उसी को लोन लेके उसी का इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो नाउ यू रियलाइज व्हाई सेविंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम जितना सेव करेंगे हम उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा जीडीपी आएगा। ये देख रहे हैं सर, जीडीपी कोरिलेटेड डायरेक्टली टू जीडीपी, आई इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू जीडीपी सर क्लोज इकोनॉमी में। ये बात समझ में आई या नहीं? तो मुद्दा ये था समझाने का कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। तो C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट, वाई माइनस इंपोर्ट, माइनस इंपोर्ट क्यों किया, क्योंकि हमको केवल ये निकालना था कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना हमने खर्च किया है, इंडिया में जो प्रोड्यूस किया है उस पर कितना खर्च किया। तो सर इनकम मेथड क्या होगा, तो सर इनकम क्या मिल रही है, लेबर को मिल रहा है सर वेज, लैंड को मिल रहा है रेंट, कैपिटल मिल रहा है इंटरेस्ट को,
और इन एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है प्रॉफिट्स। तो मान लीजिए ये डब्ल्यू है, ये आर है, ये आई है, ये पी है। तो जितनी भी फर्म्स हैं उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मान लीजिए टोटल जो मिल रहा है वो है डब्ल्यू, टोटल वेज। जितनी भी लैंड है उस पर जितना भी रेंट मिल रहा है पूरी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी मतलब अपनी बाउंड्री के भीतर, उसमें जो रेंट मिल रहा है वो है आर। कैपिटल में जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो आई, और टोटल प्रॉफिट है पी। तो सर क्या इनकम मेथड से ये वेज प्लस आर प्लस आई प्लस पी, ये इनकम मेथड से फैक्टर पेमेंट होगा या नहीं? सर यही तो फैक्टर पेमेंट होगा। सर यही सी है या नहीं? जो फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था फैक्टर पेमेंट, वो सी यही है ना? गॉट इट और नॉट? और ये फैक्टर पेमेंट है, तो यही इनकम मेथड से जीडीपी भी है। क्योंकि सर जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कीजिए, या उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना खर्चा कीजिए, या उनसे जितना कमा लीजिए आप, तो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया, ठीक है सर। वो फर्म थी आई, जो हमने फर्म देखी थी ना फ्लो ऑफ इनकम में, तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था उसने, उतनी ही उनको फैक्टर इनकम मिली थी। तो सर ये जीडीपी बराबर है ना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, देखा था हमने फ्लो ऑफ इनकम में। तो इसका मतलब सर कि ये जो हमने निकाला अभी, ये किसके बराबर होगा? तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से भी देखें, ये प्रोडक्शन मेथड से देखें, GVAI आई इक्वल टू 1 से n, ये प्रोडक्शन मेथड से था, ये किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर मेथड से, C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऐसा मान लीजिए, ये एक्सपोर्ट लिख लीजिए यहाँ पे। और ये किसके बराबर होगा? जितनी इनकम हो रही होगी, यानी फैक्टर इनकम के बराबर। टोटल इनकम कितनी इकोनॉमी में? W प्लस P प्लस I प्लस रेंट। ये तीनों मेथड से जीडीपी है या नहीं? दिस इज क्लियर और नॉट? तो सर ये रहा इनकम मेथड, ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड, और ये रहा प्रोडक्शन मेथड। क्लियर और नॉट? तो सर ये देख लीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड से कितना निकल के आएगा? ये इनकम मेथड से ये, और प्रोडक्शन मेथड से ये, और ये तीनों ही जीडीपी हैं। क्योंकि सर हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल का आउटपुट क्या था कि आप कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी भी लोगे तो भी तीनों मेथड से अगर जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएगी। तो ये एकदम एग्जैक्ट सेम आएगी, इन तीनों की वैल्यू। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा, मैं वहां पर आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ें सर। तो सर ये नेशनल इनकम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं सर। सर आपको मैंने जीडीपी पढ़ाया था और जीएनपी पढ़ाया था, याद कीजिए। सर जीएनपी कैसे निकाला था हमने? सर जीएनपी कैसे निकाला था? केवल नेशनल्स के द्वारा, इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा। जीडीपी में हमने क्या किया था सर? नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसको हमने प्लस कर दिया था। सर ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या थी? इनकम फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया माइनस फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन, है ना सर? वही ऐड किया था ना, फॉरेनर्स को इंडिया से माइनस कर दिया था, बाहर वाले इंडियंस को ऐड कर दिया था। ये थी ना सर जीडीपी। तो सर जीडीपी में अगर हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया था, याद कीजिए डिप्रिसिएशन क्या था? लॉस ड्यू टू वियर एंड टियर, लॉस इन वैल्यू। डिप्रिसिएशन माइनस किया था तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आया था। वैसे ही हमने जीएनपी में डिप्रिसिएशन माइनस किया था तो क्या निकल के आया था सर? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और सर हमने सब कुछ मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। मैंने बताया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है सर, बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। तो सर ये क्या निकल के आएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सर फैक्टर कॉस्ट में हम जब टैक्स ऐड करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी माइनस करते थे, तभी तो मार्केट प्राइस निकल के आता था। याद कीजिए मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया था, है ना? तो सर ये मार्केट प्राइस था। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करें सर? सर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स, इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कीजिए और सब्सिडी को प्लस कर दीजिए। तो सर अगर नेट नेशनल जो प्रोडक्ट आ रहा था, जो मार्केट प्राइस पे था, अगर उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडी ऐड कर दें तो सर क्या निकल के आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर दिस इज नथिंग बट नेशनल इनकम, यही है नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। क्यों सर? क्योंकि सभी इंडियन रेजिडेंट्स का इसमें काउंट हुआ होगा और डिप्रिसिएशन हटा के काउंट हुआ होगा, है ना? और फैक्टर कॉस्ट में किया है तो हमने टैक्स और सब्सिडी बता दी, तो कितनी इनकम होगी? वही नेशनल इनकम होगी। करेक्ट और नॉट? जीएनपी इज क्लियर और नॉट?
जीएनपी क्लियर है तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर है। तो हमने जीएनपी में क्या किया सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो एनएनपी आ गया, वो मार्केट प्राइस पे था। क्यों सर, क्योंकि जीएनपी भी मार्केट प्राइस पे निकाला था। अगर ये मार्केट प्राइस पे है तो इसमें हमने क्या किया सर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया और सब्सिडी ऐड कर दी, क्योंकि हम उल्टा करते थे फैक्टर कॉस्ट से जब निकालते थे। अब ये निकल के आ जाएगा सर नेट नेशनल इनकम फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, यहां पर हम देख लीजिए, आपके लिए चार्ट में हम लगा दे, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इज जीएनपी। तो ये टोटल क्या है सर, इसके बराबर है। और जीएनपी किसके बराबर है, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दीजिए सर, मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस में ये तो माइनस कर दीजिए, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। समझ रहे हैं ना, ऐसे चार्ट आप पढ़ लेते हैं ना, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है नेशनल इनकम एनआई। क्लियर और नॉट? अब सर डिबेट पे चलते हैं कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर देखिए ग्रोथ हमने पहले आपको समझाया था, एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दिया था कि ए एंड बी दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होगी तो क्या हो रहा था सर, एक बार प्राइस से भी हम मिला दे रहे थे, एक बार रियल जीडीपी निकाल रहे थे, एक बार नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे थे। वो लेक्चर क्लियर था ना आपको? दो प्रोडक्ट ले रहे थे ए बी 2011-12 में, फिर 2019-20 में हमने निकाला था, याद कीजिए उसको। तो मान लीजिए सर कि ग्रोथ आपकी आ गई है, यानी जीडीपी इज ग्रोइंग, ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो रहा है अगर नॉमिनल निकाल रहे हैं, और प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी जीडीपी में ग्रोथ है। पहले जीडीपी थी मान लीजिए 100 रुपए की, अब हो गई है सर 150 रुपए की, तो सर ग्रोथ कितनी की है, 50/100 इंटू 100, कितनी परसेंट की ग्रोथ है, 50% की ग्रोथ है ना। लेकिन सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम और नॉट? सवाल ये है कि क्या जीडीपी में जब ग्रोथ होगा तो क्या इसका मतलब ये है कि कंट्री में डेवलपमेंट होगा ही होगा? इज इट नेसेसरी और नॉट? देखिए सर ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। सर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्वांटिटी को ध्यान रखेगा ना, कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हो रही थी, तो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम क्वांटिटी को ध्यान में रख के दे रहे हैं कि जीडीपी पहले 100 थी अब 150 हो गई है, यानी हम क्वांटिटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। सर ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब ये है जो इसमें अंतर है इन दोनों में, वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर है। देखिए इक्वालिटी क्या है, क्या आपने सभी को एक एक बॉक्स दे दिया इक्वल, लेकिन सर क्या ये बच्चा देख पा रहा है ये मैच? ये दोनों तो देख ले रहे हैं पर ये नहीं देख पा रहा। देखिए इक्वालिटी है, क्यों इक्वालिटी है सर? क्योंकि हमने तीनों को एक एक बॉक्स दिया, यानी क्वांटिटी में सबको एक एक डब्बा दिया है। लेकिन सर ये इक्विटी क्या है कि सबको देखने के लिए मिले। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब सबको देखने के लिए मिले, यानी इसको अपना बॉक्स इसको देना पड़ेगा, तभी तो सर इक्विटी आएगी। इक्विटी मतलब कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मतलब क्या आप मैच देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तीनों लोग देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो सर यहाँ पे क्वालिटेटिव वाला कॉन्सेप्ट है इक्विटी में, और इक्वालिटी क्या है सर, क्वांटिटेटिव, सबको एक एक बॉक्स दे दिया यहाँ पर आपने, लेकिन ये बच्चा तो देख ही नहीं पा रहा है तीसरा वाला छोटा सा नन्ना मुन्ना राइट। समझ रहे हैं सर? तो जैसे जो डिफरेंस क्वालिटी इक्वालिटी और इक्विटी में है, वही डिफरेंस सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो ग्रोथ कैसा कॉन्सेप्ट है सर, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। 100 रुपए से जीडीपी बढ़कर 150 रुपए हो गई, 50 रुपए ज्यादा गुड्स एंड वैल्यू, ज्यादा गुड्स, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन सर क्या ये 50 रुपए सभी में बराबर बट रहा है? सवाल ये है, क्या जितना जीडीपी में इंक्रीज हुआ है क्या सभी पर समान रूप से बट रहा है या नहीं? क्या सभी का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? क्या सभी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज हो रहा है या नहीं? क्या सभी का एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है या नहीं? क्या सभी की हेल्थ सही हो रही है या नहीं? क्या सभी न्यूट्रिशियस फूड ले पा रहे हैं या नहीं? क्या सभी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जी पा रहे हैं या नहीं? सवाल ये है। ग्रोथ तो हो रही है पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है या? ठीक है, तो सर जरूरी है, मतलब ये होता है कि ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं हम कि इससे क्या होना चाहिए,
इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। पर क्या सर ये जरूरी है कि ग्रोथ अगर हो तो डेवलपमेंट हो ही? क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ही होगा? सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, आपने सबसे ऊपर वाली बोतल भरी, ये कप भरा वाइन का, और ये नीचे वाली इसकी वजह से इसको भरते रहे और इनकी वजह से ये सब भर गए। कहने का मतलब ये है कि ऊपर 50 रुपए आया, वो 50 रुपए सब पे इक्वली बढ़ गया। दिस इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन सर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सर ऐसा क्या होता है कि जितने ऊपर वाले लोग होते हैं, जितने रिच लोग होते हैं, उनका ये भरता है, फिर वो और मोटे हो जाते हैं, फिर वो और इसी को भरते हैं, फिर और वो बड़े हो जाते हैं और भरते हैं। वो अपने नीचे किसी को इक्का दुक्का चला जाए तो ठीक है, लेकिन वो जाने ही नहीं देते, यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता ही नहीं है। दिस एक्चुअली हैपेंस। इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता उस लेवल का। तो ग्रोथ तो है, पर डेवलपमेंट है या नहीं, सवाल ये चीज समझ में आई है नहीं आपको? तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, सब ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये समझ में। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। क्या आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं? सर व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका साथ सबका विकास, यानी जनरल वाला भी, उसको भी ग्रो करना है, SC ST वाला भी ग्रो करेगा, वुमेन भी ग्रो करेगी, चाइल्ड भी ग्रो करेगा, सब कोई ग्रो करेगा, सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। यानी जो 50 रुपए आएगा वो सबके डेवलपमेंट में वर्क करेगा, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब केवल ग्रोथ 50 रुपए आ गए ये नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि आ तो गए हैं लेकिन सब पर बढ़ भी रहे हैं। इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करके ग्रोथ हो रही है। मीन्स ग्रोथ ऑफ GDP दैट इट कवर्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, SC STs, OBC, जनरल, वुमेन, चाइल्ड, एजेड पर्सन, सबको इंक्लूडेड है। तो इसके सर 4 फीचर्स क्या हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों सर? इक्विटेबल, इक्वालिटी क्यों नहीं? इक्विटेबल, समझ गए ना सर? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको देने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी नहीं करनी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। तो रिच के पास पहले से वो इतना रिच है, तो गरीबों को वो GDP का जितना पोर्शन आ रहा है, जितनी इंक्रीज हो रही है, वो गरीबों में ज्यादा बटनी चाहिए। ज्यादा उन पर आएगी तो उनका क्या होगा? तब होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट और नॉट? पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाना चाहिए, गरीबी का उन्मूलन हो, पॉवर्टी एलिवेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सर ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाएं और हम अपना पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का इतना कबाड़ा कर दें कि फिर हमको सर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ जाएं। तो हमको सर ग्रोथ का तो ध्यान रखना है, पर पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। क्यों सर? क्योंकि एनवायरनमेंट भी तो आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। आप अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन सही से ले रहे हैं, जरूरी है ना, वरना आपकी तो हेल्थ इफेक्ट हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल में रहेंगे, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा? कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। इतना ज्यादा कंसंट्रेट मत कीजिए ग्रोथ पे, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी तो कंसंट्रेट कीजिए। करेक्ट और नॉट? एंड कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी बढ़ाइए, उसका स्किल डेवलपमेंट कीजिए, ताकि वो और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके, वो उतना अच्छा देश के लिए कैपिटल कह रहा है हमारा, असेट हो हमारा, है ना, हमारी लाइबिलिटी ना हो, वो असेट हो। इससे हम क्या समझते हैं सर? असेट और लाइबिलिटी से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो लोगों का कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट भी करना जरूरी है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के 4 फीचर्स हैं सर: इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। समझ आया या नहीं आपको? तो सर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ सर? आप ग्रोथ तो ठीक है, वो नंबर है केवल एक, लेकिन डेवलपमेंट जरूरी है। डेवलपमेंट जरूरी है कहने का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए, आप एजुकेशन एसेसिबल कीजिए सबका, गर्ल्स टॉयलेट बनाइए आप स्कूल्स में, ताकि उनका ड्रॉप आउट जो रेट है वो कम हो सके, है ना। सर्व शिक्षा अभियान जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, PM कौशल विकास योजना, सर ये क्या है सर? स्किल डेवलपमेंट के लिए। नई रोशनी फॉर वुमेन, नई रोशनी फॉर वुमेन फॉर व्हाट? ताकि उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जनधन आधार फॉर बैंकिंग इंक्लूजन, क्रेडिट इंक्लूजन करना पड़ेगा,
सर उनको ये जो टॉयलेट पिक्चर है आपकी स्वच्छ भारत अभियान, सर ये सब पॉलिसीज क्यों हैं? ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके। सर मनरेगा, तो डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ग्रोथ ठीक है, लेकिन ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए तो डेवलपमेंट होगा, है ना? सबका साथ सबका विकास। समझते हैं जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं? यानी क्या जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो समझ तो हम गए ही हैं, क्या डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम समझे कि जीडीपी इंक्रीज हो रही तो डेवलपमेंट भी हो ही रहा होगा? सर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यूनिफॉर्म नहीं है, सब पे बराबर नहीं बट रहा। सर मान लीजिए सर 1000 रुपए का वैल्यू प्रोडक्शन हुआ, मतलब जीडीपी जो है 1000 रुपए से ग्रो हुई। इस बार जो जीडीपी इस ईयर में निकल कर आई है मान लीजिए 1000 है। सर ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की 1000 रुपए की, सर इसमें 900 रुपए जो हैं और 100 रुपए दोनों अलग कर लीजिए, और केवल पूरी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, ठीक है? तो पॉपुलेशन कितनी है? 100 की, और टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ? वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। सर ये जो 900 रुपए हैं ये केवल 10 लोगों के हाथ में आते हैं, और सर ये जो 100 रुपीज है 90 लोगों के हाथ में आते हैं। क्या सर ये डेवलपमेंट है? ग्रोथ तो है, 1000 रुपए की आपने जीडीपी आपने प्रोड्यूस की है, लेकिन क्या सर ये डेवलपमेंट है? 90% ऑफ द इनकम इज कमिंग टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग 10% ऑफ द इनकम। तो सर 90 लोगों के लिए 100 रुपए और 10 लोगों के लिए 900 रुपए, तो रिच बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं। आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं इस बात को। जीडीपी क्यों नहीं है कॉन्सेप्ट अच्छा एज अ डेवलपमेंट? क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सर जो मम्मियां घर में काम करती हैं वो दिन भर जो काम करती हैं वो भी तो सर्विस दे रही हैं, क्या वो सर्विस का पैसा लेती हैं? क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है? नहीं होता। क्या मैं आपसे चाय की पत्ती ले लूं और आप मुझसे गोभी ले लो, ये बार्टर सिस्टम है, तो क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। तो सर जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है वो तो कभी इंक्लूड ही नहीं होंगे जीडीपी के कैलकुलेशन में, वो तो गायब ही हो गए। तो सर हम डेवलपमेंट देख ही नहीं सकते उस वजह से, है ना? समझ रहे हैं या नहीं? एक्सटर्नलिटीज, सर इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ऐसे समझिए कि किसी की वजह से किसी को कुछ हार्म हो गया और उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू उसको नहीं मिला। यानी मान लीजिए कि एक रिफाइनरी कंपनी है, तो रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है और डीजल पेट्रोल ये सब निकालती है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स निकालती है। सर ये जब निकालती है इसकी वजह से इसका जो वेस्ट होता है वो रिवर्स में जाता है या लेक में जाता है, उसकी वजह से रिवर और लेक क्या होते हैं सर? पॉल्यूटेड होते हैं, और वहां की जो फिश होती है वो मर जाती हैं, जिसकी वजह से फिशरी सेक्टर जो होता है वो सफर करता है। तो जो फिशरमैन होंगे वो सफर करेंगे सर। तो एक की वजह से दूसरे को क्या हो रहा है सर? नुकसान होता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। क्या सर ये कैलकुलेटेड है? क्या हम ग्रोथ में जब ग्रोथ का ध्यान रखते हैं तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि इसकी वजह से किसका क्या चीज पॉल्यूट हो रहा है और किसको क्या हार्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। फिशरमैन का तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। आप क्रूड ऑयल पेट्रोल जरूर निकाल रहे हैं, आप तो पहली बात एनवायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं, ऊपर से आप फिशरमैन की नौकरी खा गए, फिश ही मर गई, अब किस बात का फिशरमैन वो? तो सर कहने का मतलब जीडीपी इज नॉट अ मेजर ऑफ ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वेलबींग ऑफ अ कंट्री, and it is not telling what all happening with the citizens of the country, because so 90% of the income of India is in hand of 10% of the population, and 90% are worse off and fruits of growth are not reaching to them, and GDP is also not providing any information about the environmental degradation, resource depletion. Moreover, it is not telling about sustainability कि क्या सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है या नहीं, बस ग्रोथ बताएगी, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव है ही नहीं। So growth is leading to haphazard growth in industry, which is leading to many problems like pollution, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा। तो ग्रोथ एंड वेलफेयर, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही हो तो वेलफेयर हो ही रहा हो, इट इज नॉट नेसेसरी। मे भी ग्रोथ हो रही हो तो डेवलपमेंट भी हो जाए, अगर वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इन सब चीजों का ध्यान रखा उसने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा। क्लियर और नॉट? तो सर आज आपको सारी चीजें क्लियर हैं। 3 मेथड ऑफ कैलकुलेशन,
ग्रोथ एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट, ये सारी चीजें आपको क्लियर है या नहीं? तो सर ये यूनिट हो गई खत्म। यूनिट 1 इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, कंप्लीटेड। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं तो आप हमको जरूर बताएं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर हमको लगेगा कि वो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है तो हम उनको फिर से समझाएंगे। अगली क्लास से हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे सर, यूनिट 2। आर यू एक्साइटेड और नॉट? समझ आ रहा है ना सब कुछ? तो सर ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सर। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, यहाँ पर आके हमसे जरूर पूछिए, हम इसका उत्तर जरूर देंगे आपका। और सर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं हमसे। और किसी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि लैपटॉप की जो स्क्रीन थी वो ब्लैक हो गई थी और स्क्रीन उड़ गई है उसकी, तो बेसिकली वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज ये आपको सेशन कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सर, किसी नीडी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। किसी एक के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच गई जिसको बहुत ज़रूरत है, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके डेवलपमेंट में अगर आप भागीदार हो गए तो सर आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और मेरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।